नमस्कार। 2024 के चुनावी दंगल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर चल रहा है चुनाव, यानी मतदान चल रहा है। कई दिग्गज नेताओं ने जो है वोट डाले हैं और उनकी साख दांव पर लगी है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 बजे तक का मत प्रतिशत भी सामने आ गया है। राजस्थान में 3 बजे तक 50.27% वोटिंग हो चुकी है। यूपी में 3 बजे तक 44.13% वोटिंग हो चुकी है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 44.24% वोटिंग हो चुकी है और कर्नाटक में 3 बजे तक 50.93% मतदान अब तक हो चुका है। केरल की बात करें जहां पर सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर 51.64% वोटिंग हुई है। वहीं त्रिपुरा की अगर बात कर ले तो एक सीट पर यहां पर मतदान चल रहा है सुबह से ही 68.92% वोटिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 63.9% मतदान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 46.50% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक मात्र 60% के आसपास की वोटिंग हुई है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 43.01% वोटिंग हुई है। असम में 3 बजे तक 60.32% वोटिंग हुई है। वहीं मणिपुर में 3 बजे तक 68.48% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एक सीट में यहां पर मतदान चल रहा है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर 57.76% वोटिंग चली है। तो लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग के मामले में जहां पिछली बार कुछ पथराव की खबरें सामने आ रही थी मणिपुर से, वहीं इस बार मणिपुर वोटिंग परसेंटेज के मामले में सभी से आगे निकला हुआ है। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मत प्रतिशत 3 बजे तक का आपको दिखा रहे हैं। वहीं तस्वीरों के माध्यम से भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने मत का प्रयोग किया और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो लगातार लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक का ये प्रतिशत है। हालांकि अब लगभग 4 बज चुके हैं और वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफी बढ़ चुका होगा, लेकिन फाइनल अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है अपने मत को लेकर के, अपने मत के प्रयोग को लेकर के, और लगातार लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें भी वहीं से हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि एक विकलांग महिला है वो अपने मत का प्रयोग करने पहुंची। ऐसे ही बुजुर्गों में भी खासा उत्साह है, युवा भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और मत का प्रतिशत जो है वो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर जरूर दिख रहा है। तो पल पल की अपडेट आपको लगातार हर एक जानकारी 13 राज्यों की 88 सीटों की लगातार दे रहे हैं। सुबह से महा कवरेज जारी है, एक एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरों के माध्यम से भी बताने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से लगातार लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। ये अशोक गहलोत है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं एक बार ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से कि दूसरे चरण में कहां पर मतदान हो रहा है। असम की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं बात करें और भी कई 13 राज्यों की 88 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसमें से असम की 5 सीटों पर, बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह से ही ये मतदान चल रहा है, लोग लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिहार की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में ये मतदान आज सुबह से ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर की सीट शामिल है और लगातार ये ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में अगर बात करें तो कर्नाटक की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 14 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी है। आपको बता दें 28 सीटें ऐसी हैं जो कर्नाटक में लोकसभा की हैं, जिसमें से 14 सीटों पर इस बार मतदान हो रहे हैं, यानी दूसरे फेज में। और केरल की सभी सीटें, 20 सीटें लोकसभा की केरल में है और 20 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह से ही। वो वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गया 3 बजे तक का। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 8 सीटें ऐसी है जहां पर महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग चल रही है, सुबह से ही मतदान हो रहा है। इन 8 सीटों में बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत जो है नांदेड़ और परभणी ये सीटें शामिल हैं जहां पर। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में एक सीट पर जो बची हुई सीट थी, क्योंकि 2 ही सीटें मणिपुर में है, इसमें से एक सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ था और दूसरे सीट पर अभी दूसरे चरण में ये मतदान हुआ है। तो लगातार अपडेट, त्रिपुरा की भी एक सीट है
त्रिपुरा की ये सीट है, त्रिपुरा पूर्व की, जहां पर मतदान चल रहा है सुबह से ही। परसेंटेज काफी ठीक है। और मणिपुर की जहां बात कर ले तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहीं पर देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटें ऐसी है जहां पर लगातार मतदान हो रहा है, मतदान जारी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यूपी का काफी थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि मात्र 44% के आसपास ही वोटिंग प्रतिशत 3 बजे तक पहुंचा है। जबकि अन्य राज्यों की हम बात करें तो लगभग ज्यादातर जगहों पर 50% से ऊपर ही मतदान हुआ है। और वहीं यूपी की हम जब बात करते हैं तो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, ये वो सीटें हैं जहां पर आज सुबह से मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर की एक सीट पर मतदान जारी है। उसके बाद से एक बार नजर डाल लेते हैं हॉट सीटों पर। अमरावती की सीट काफी हॉट बताई जा रही है, क्योंकि नवनीत राणा जो बीते दिनों हनुमान चालीसा को लेकर के खूब विवादों में फंसी थी, वो यहां पर से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। वहीं पूर्णिया की बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, सीधी सीधी टक्कर है, इसलिए काफी हॉट ये सीट मानी जा रही है। तो ये हॉट सीटों के ग्राफिक्स हैं। उसके बाद से कटिहार, बिहार की ये सीट है। दुलाल चंद गोस्वामी जेडीयू के हैं, तारिक अनवर कांग्रेस के हैं। तो काफी बड़े नेता, तारिक अनवर काफी बड़े नेता है ये कांग्रेस के, जो इस बार बीजेपी के नेता को सीधे टक्कर देने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर की भी सीट काफी हॉट है, क्योंकि जुगल किशोर शर्मा और रमन भल्ला आमने सामने इसमें यहां पर है, लेकिन क्योंकि काफी सेंसिटिव सीट है इसलिए इसको हॉट सीट भी माना जा रहा है। जोधपुर राजस्थान की अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, करण सिंह उचियारडा कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं ये भी, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जालौर की सीट लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के, वैभव गहलोत कांग्रेस के, तो सीधी सीधी टक्कर इसमें देखी जा सकती है। जालौर सीट काफी हॉट बनी हुई है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो ये केरल की राजधानी भी है और शशि थरूर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, लेकिन अभी बड़े दिग्गज नेता है। चौथी बार ये यहां से चौका लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी 4 जून को नतीजे क्या होते हैं। लेकिन वायनाड आज के यानी दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से फिर से मैदान में उतरे हैं और ये एक तरीके से पारंपरिक सीट भी उनकी रही है, तो इसलिए भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। बेंगलोर दक्षिण से भी सीधा सीधा मुकाबला है तेजस्वी शर्मा और सौम्या रेड्डी के बीच। तो ये लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं मैं। कमल वाधवान जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और पहले चरण की अपेक्षा थोड़ा उम्मीदें हैं, लेकिन जहां से ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती है यूपी, बिहार, यहीं पर मतदान कम देखने को मिल रहा है। कमल जी क्या कहेंगे? 50% भी नहीं पहुंच पाया है। देखिए, एक तो गर्मी का मौसम है, मुझे लगता है कि ये भी कारण हो सकता है। जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो रही है और निश्चित तौर पर पिछले के मुकाबले अगर तमाम सीटों पर देखा जाए तो आंकलन जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। क्योंकि पिछली बार हम आंकलन कर रहे थे कि जो प्रतिशत होना चाहिए था 75 का जो चुनाव आयोग का टारगेट था वहां तक नहीं पहुंचे थे, कहीं ना कहीं बहुत से कम मार्जिन वहां पे छूट गया था। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले काफी ठीक है। लेकिन जैसे यूपी का जिक्र हुआ, इसके अलावा महाराष्ट्र में थोड़ा स्लो है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो स्लो है वो और ज्यादा जो तेजी से मतदान होना चाहिए था, इसके लिए ऐसे प्रबंध यहाँ होने चाहिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब मौसम का जो इफेक्ट पड़ा है उससे भी मुझे लगता है कि दोपहर के समय कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो धीमा रहता है। और मुझे ये उम्मीद है कि अभी समय पड़ा है, आप देख सकते हैं 2 घंटे के करीब का समय है और मतदान की जो एक प्रतिशत है वो ठीक ठाक तरीके से निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल कमल जी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जब मणिपुर की तरफ नजर डालते हैं, पिछली बार पथराव वगैरह की खबरें वहां से सामने आई थी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा ज्यादा प्रतिशत 3 बजे तक वहीं देखने को मिल रहा है। 68% के आसपास वहां पर वोटिंग हो चुकी है। चाहे मणिपुर की बात करें चाहे त्रिपुरा की बात करें, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मतदान प्रतिशत काफी बेहतर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप देखो जिस प्रकार से मैं तो मणिपुर को अति संवेदनशील इलाका मानता हूं, क्योंकि पीछे जिस प्रकार से जो माहौल मणिपुर का देखने को मिला था उससे यही लगता था कि यहाँ जो वोट प्रतिशत जो पड़ रहा है, मतदान की जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम आंकी जा सकती है। तो पिछली बार भी जिस प्रकार से वहाँ जो विवाद हुआ उसके बाद भी लग रहा था कि इस चरण में कहीं ना कहीं मणिपुर से जो प्रतिशत है वो घट कर आएगा। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है उससे उत्साह लोगों में है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी अच्छे प्रबंध किए होंगे, उन्हें माहौल देने का काम चुनाव आयोग ने किया और उसका नतीजा यही है कि मतदान जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं
उसका ग्राफ बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगले जो दूसरे राज्य हैं, त्रिपुरा देख लीजिए, वहाँ ठीक ठाक जो मतदान की रेशो है वो सामने आ रही है। हाँ, महाराष्ट्र में भी स्लो, अभी मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में भी स्लो है, यूपी में भी स्लो है। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया है चुनाव की, अभी 2 घंटे का समय पेंडिंग है। और निश्चित तौर पर आने वाले 2 घंटे में ये जो ग्राफ है, जो गति से चल रहा था वो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। ठीक है कमल जी, बने रहेगा। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रामराज जी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन साथ ही केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। केवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल शर्मा जी आपसे है, दक्षिण में इस बार बीजेपी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा फेज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले बार की अब बात करें तो दक्षिण की ज्यादातर सीटों पर सेकंड फेज में चुनाव हुआ था और इस बार भी वही हाल है, केरल की सभी सीटों पर है। तो क्या केरल में खाता खुलने वाला है या फिर क्या कहें, कितनी तैयारी आपको आपके दक्षिण को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हम आपको दक्षिण में नहीं घुसने देंगे? देखो, उत्तर हो चाहे दक्षिण, पूर्व हो चाहे पश्चिम, बीजेपी हर जगह मजबूत है। पूरा देश राम में हो गया, पूरा देश कृष्ण में हो गया है, पूरा देश मोदी में हो गया है। एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। देवतुल्य जनता जनार्दन ने मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की नीतियों पे जहां जहां अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उन्होंने मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई थी। वो अब सुनामी का रूप धारण कर चुकी है और जनता ने मन बना लिया है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने जिद किया है, जनता जनार्दन उनकी नीतियों पे मोहर लगा रही है। अब आप देखिए, अब ये सरबजीत की बहन जी ने, बेचारी ने उसको उसकी जान बचाने के लिए कहां फरियाद नहीं किया, लेकिन वह क्या मिला? कमजोर नेतृत्व था, कुछ दे नहीं पाया उसको, उसकी जान नहीं बचा पाया। एक तरफ मोदी जी हैं जो वहां पे कतर में 9 भारतीयों की फांसी की सजा होगी थी, उनको सकुशल वापस लाए। विदेश में धाक जमाई, विदेश में धाक है तो कुशलता के साथ हमारे भारतीय वापस आ गए। उधर से G20 का सफल आयोजन हुआ था, हमारा व्यापार बढ़ा, हमारी धाक जमे। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए, आर्थिक क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। ऐसे हरियाणा में भी जो नामुमकिन था, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, एक ग्रामीण अंचल का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी लगेगा। ये अपने आप में एक उदाहरण है और इतिहास है, माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया है। और मोदी जी की नीतियों को और मनोहर जी की नीतियों को हमारे मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। तो जहां भी जाते हैं विशाल जनसलाब उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ता है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उससे प्रभावित होकर देवतुल्य जनता जनार्दन उनकी नीतियों पर मोहर लगाएगी और मैं समझता हूं 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतेंगे और इतिहास बढ़ाएंगे। कांग्रेस तो डूबता जहाज है, कांग्रेस के डूबते जहाज में कौन बैठेगा आप बताइए? मोहब्बत की दुकान नाम दिया था इन्होंने। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आगे आऊंगी आपके पास, लेकिन केवल ढींगरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी कह रहे हैं पूर्व हो चाहे पश्चिम, पश्चिम हो उत्तर हो चाहे दक्षिण, इस बार बीजेपी सभी जगह पर घुसेगी। देखिए, मैं अपनी बात रखने से पहले ये एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ जो देवतुल्य महाराज बीजेपी के बैठे हैं, मेरे बीच में मत बोले और मैं अपनी बात अब आरंभ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मुद्दों पे चुनाव है, मुद्दों के ऊपर मोदी जी फेल है। मुद्दे जो थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने थे, 20 करोड़ रोजगार जो जनता को नहीं दिए, उस मुद्दे पे मोदी जी फेल है। मोदी जी जो है 100 स्मार्ट सिटियां देने में फेल है। मोदी जी जो है 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने पे फेल है। मोदी जी जो है दुकान के लिए शुरू कर दिया। अरे भाई आप चुप करिए, आपकी दुकान ही बंद होगी। बदतमीज आदमी शर्मा जी आपकी ये बदतमीज आदमी बैठ जाता टीवी पर, अभी आदमी को क्यों जोड़ते हो? प्रधानमंत्री को ये बड़ा बदतमीज आदमी है, अपनी कोई देश सुनने नहीं है, ये बदतमीज आदमी है। मोदी कौन है? मोदी की बुराई देश करने सुनने है, ये बदतमीज आदमी है। लगा मोदी की बुराई करने, पता है मोदी कौन है तेरे को? देश सुनने आदमी कहेगा बदतमीज आदमी है। तू लगाएंगे ये देश सुनने का नहीं है, ये ढीठ सुनने है, ये ढीठ सुनने है। ये लोग ढीठ सुनने हैं, ये देव तुल्य नहीं है, ये जीत तुल्य है, जीत तुल्य। जीत मोदी और जीत बीजेपी को हराएंगे लोग, अब जनता इसको हराएंगे, उसके बाजार पे बैठी है। ये जीत आदमी है, पता नहीं लगा मोदी के बारे में बोल रहे हैं। हद कहते हैं, ठीक है, चीकम चिल्ली नहीं, केवल जी अपनी बात रखिए। हद कहते हैं, केवल जी अपनी बात रखिए। बदतमीज जो प्रवक्ता है, ये इसी तरह से टीवी सबसे बदतमीज तो तू, तेरे बोलना नहीं आता। ये प्रधानमंत्री की तो लगा बुराई करने। ये देव तुल्य कोई नहीं है,
ये देव तुल्य कोई नहीं है, इसको देव से लेना देना ही कोई नहीं है। जिस तरह से बदतमीजी टीवी पर करते हैं, इनका देवों के पर विश्वास ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है देव होते जो होते हैं वो इस तरह की बदतमीजी नहीं करते। देव एक एक करके शर्मा जी थोड़ा सा समझ है, वो थोड़ा धीरे धीरे एक बार सुन लीजिए, लौटूंगी आपके पास। आपको मैंने पूरा समझ दिया। एक एक करके ढकोसला करने आते हैं टीवी पर, ढकोसला टीवी पर आते हैं, भगवान से नफरत करते हो तुम, ठीक है, दोनों के पास लौटूंगी मैं। ऐसे चीख हम चिल्ली नहीं, ऐसे चीख हम चिल्ली नहीं। एक एक करके बात रखेंगे तो ही मैं बोलने दूंगी। मैं कमल जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है ढींगरा साहब, रोकूंगी यहीं पर आप। हराने वाली है इन ढकोसले बातों को, वो उसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, उसके लिए 4। कमल जी दक्षिण की मैं बात कर रही थी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो वो बीच में बोलते रहेंगे। एक मिनट रोकूंगी आप दोनों को रोकूंगी। थोड़ा सा आराम कर लीजिए, एक दूसरे के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। कमल जी, दक्षिण की मैं बात कर रही थी। जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तो दक्षिण में भी हम पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहते हैं कि दक्षिण में घुसने नहीं देंगे। तो धरातल में जितना आप परफॉर्मेंस देख पाते हैं दोनों पार्टियों का या अन्य पार्टियों का, तो क्या लगता है इस बार कुछ पैठ बना पाएगी बीजेपी दक्षिण में, या कांग्रेस फिर मजबूत हो जाएगी? देखिए कांग्रेस वहां लगातार मजबूत थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी भी अच्छा काम करके आगे बढ़ना चाहती है तो वहां भी किसी को कोई इतराज नहीं है और कांग्रेस वालों को भी इतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले जिस प्रकार से जो बात रख रहे हैं वो अपनी बात अपने मुद्दों पर रख रहे हैं, तो उसका जवाब बीजेपी वाले तो बखूबी दे देना चाहिए। अब अगर डिबेट में आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी शब्दावली होगी तो मुझे नहीं लगता कि एक सार्थक डिबेट हो सकती है। हम मुद्दों की बात करते हैं और कांग्रेस वाले अगर विपक्ष में है तो मुद्दों की बात सरकार से करेंगे निश्चित तौर पर, और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें भी अपने सभ्य तरीके से इसका जवाब दे देना चाहिए, सुनकर क्या दिक्कत है। लेकिन अब जिस प्रकार से चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल में हम चर्चा करते हैं मुद्दों की कि क्या वास्तव में आज जनता मुद्दों पर वोट कर रही है, क्या वास्तव में आज ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा सके। आज बड़ा इलेक्शन है, दूसरे चरण का इलेक्शन है और विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी उसका आज चुनाव हो रहा है, और उधर दूसरी ओर हेमा मालिनी एक स्टार है हमारी, उसका एक चुनाव है, उस पर चर्चा करना की बनती है, वो कहाँ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर पार्टियां अपने अपना गुणगान करें, अपने अपने पॉलिसी को बताएं, निश्चित तौर पर बताएं, किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन भाषा शैली दोनों तरफ से सही होनी चाहिए, मेरा मानना यह है। और दक्षिण में जिस प्रकार से बीजेपी चाहती है अच्छा काम करे, तो बिल्कुल उत्तर राज्यों में भी बीजेपी अच्छा काम कर ले तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा और आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़े तो उसमें मेरा मानना है कि उसे कोई रोकेगा नहीं। और अगर कांग्रेस आगे सत्ता में आकर अच्छा काम करेगी तो लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अपना राइट समझते हैं। अच्छा बुरे का अब एक हमारे संविधान में एक पर्व है, लोकतंत्र का एक पर्व है जो आज मतदान हो रहा है, तो लोग बखूबी जानते हैं कि किस नेता को चुनना है। तो निश्चित तौर पर ये नेता अपनी अपनी बात रखे जरूर, लेकिन ये डिसीजन ना करे कि कौन कहाँ आना है। आज जनता का दिन है, जनता फैसला करेगी किसको लाना है। बिल्कुल, इन 5 सालों में एक ही दिन जनता के पास ऐसा होता है जहां पर वो चुन करके 5 सालों के लिए अपने कैंडिडेट को भेजती है, और ऐसे में अगर वो दिन भी बर्बाद होगा तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन शर्मा जी छोटा सा सवाल पूछेंगे, बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, उसके बाद से फिर केवल ढींगरा जी जब बोले तो आप सुन लीजिएगा। वायनाड सीट की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी पहले से वहां से सांसद हैं और दोबारा वो यहां से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष उतारा, तो कितनी मजबूती से वो उनको टक्कर दे पाएंगे, इस सवाल का थोड़ा सा जवाब दीजिए, और क्या आपका प्लान है उस सीट को लेकर? देखो, मैंने आपको क्या कहा, आज पूरा देश मोदी में हो गया है और कांग्रेस के अंदर तो जिन्ना की आत्मा का वास हो गया है। ये उसके मुस्लिम लीग के फॉलोअर हो गए हैं। अच्छी जमीनें तो इन्होंने वक्फ बोर्ड में एंट्री कर दी है। जो मंदिर की जमीन है, अच्छी जमीन है, वही वक्फ बोर्ड के थ्रू अधिग्रहित करती है। तो ये तो जिन्ना के फॉलोअर हैं। इनके अंदर तो मैंने बताया ना आपको, जब कांग्रेस से सवाल किया जाता है किसी भी सीट को लेकर या देश को लेकर, तो वो डायरेक्ट मुद्दों की बात करती है कि भाई ये रोजगार की कमी है उनकी नजरों में, या फिर यहाँ पर पलायन की कमी है। तो मेरे कहने का मतलब है वायनाड जहां पर से आपने अपना मजबूत कैंडिडेट, अपना प्रदेश अध्यक्ष उतारा है, वहां पर आपको क्या मुद्दे नजर आते हैं कि भाई राहुल गांधी वहां पर सांसद है तो इन चीजों का विकास नहीं हो पा रहा है? राहुल गांधी का आप वहां पर आप देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी है, एक तरफ मोदी जी है जो बब्बर शेर, एक तरफ राहुल गांधी है जिनकी पार्टी के अंदर जिनके अंदर जिन्ना की आत्मा का वास हो गया है।
अब वो तो इसके मुस्लिम लीग के फॉलोवर हैं। वक्फ बोर्ड को देखिए ना, वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? अच्छी अच्छी जमीनें तो वक्फ बोर्ड में ले ली इन्होंने। अधिकृत करती जो अच्छी जमीन है, मंदिर की जमीन है, शिवालयों की जमीन है, सारी वक्फ बोर्ड में ले ली इन्होंने। मैं आपका जवाब समझ गई हूँ, मैं आपका जवाब समझ गई हूँ। ढींगरा जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ, कृपया सुन लीजिएगा। ढींगरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। मथुरा सीट को लेकर के मेरा सवाल है, उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुना। मथुरा सीट को लेकर के मेरा सवाल है, जो विवादित टिप्पणी हुई थी हेमा मालिनी को लेकर के, आज वहीं पर चुनाव होना है। सुबह से खूब इस विषय पर हंगामा हो रहा है, तो क्या लगता है कुछ मजबूती मिल पाएगी वहां पर कांग्रेस को या आपके गठबंधन को? देश में बीजेपी के दो आदमी हैं सिर्फ, एक मोदी और एक अमित शाह, जो कि अब डरे पड़े हैं, फेलियर है उनका, क्योंकि उन्होंने मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं किया देश की जनता के लिए। अगर देश की जनता के लिए काम नहीं किया तो लोग, हेमा मालिनी कौन है, उसको वोट कौन देगा? जबकि हेमा मालिनी एक भी आदमी का जवाब नहीं दे सकती कि उसने 10 साल के अंदर कौन सा काम किया। अगर आप उनको सिर्फ 5 काम गिन लेना हेमा मालिनी के, तो वो गिना नहीं सकती हेमा मालिनी, क्योंकि सिर्फ काम जो है वो सिर्फ देश की जनता को धर्म जातियों में भड़काने का काम जो है बीजेपी ने किया 10 साल। असल में मुद्दों से भागे रहे ये। अब जो है इनकी बारी आ चुकी, लोग समझ चुके कि ये लोग झूठ बोलने वाले हैं। इनको ना 2 करोड़ रोजगार, 20 करोड़ रोजगार जनता को देने थे, ना इन्होंने 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में देने थे, ना स्मार्ट सिटियां बननी थी, ना कोई काम होने थे और ना ही कोई किए। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट का C2 फार्मूला लागू करना था, वो नहीं किया। तो कोई भी कम्युनिटी, ना किसान, ना कर्मचारी, ना कोई अदर कम्युनिटी, कोई भी वोट नहीं देना चाहती बीजेपी को। इसीलिए वोटर में उदासीनता भी है और वोटर ये चाहता ही नहीं कि मोदी की शक्ल भी देखे। जब शक्ल नहीं देखना चाहते तो वोट कौन देगा? आपको मोदी जी को ये सारी बात पता चल चुकी है। ये वोटर अच्छे से समझ पाएगा वोटर क्या चाहता है और क्या चाहता है, वो उसका नहीं जाएगा। 370-35 से हटा दी जम्मू कश्मीर से। वोटर क्या चाहता है वो अच्छे से बताएगा चुनाव, उसके लिए आप लोगों को 4 दिन का इंतजार करना होगा। के क्षेत्र में मात्र निर्भर हो गए, आपके क्षेत्र में मात्र निर्भर हो गए। ऐसे आदमी ठीक है, ठीक है, कौन सा देश तुल्य है बताओ जरा। ठीक, आप एक दूसरे की बातों को काटेंगे, बस वही मुझे लग रहा है इतना ही करेंगे। दोनों को रोकूंगी, दोनों को। चीखम चिल्ली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सुनता ये चीखम चिल्ली कोई नहीं सुनता। बस थोड़ा सा रुक जाइए। कमल जी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी और पूछना ये चाहूंगी कि बार बार जो आरोप लगता है धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मुस्लिम के नाम पर बांट रहे हैं कांग्रेस वाले, तो क्या आप देख पाते हैं क्या इस तरीके की कोई चीज हो रही है राजनीति में? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बढ़ता हुआ देश दिख रहा है, या फिर राजनीतिक पार्टियां उस क्षेत्र में क्या कर रही हैं, या बस अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रही हैं? मेरा मानना है कि हमारे देश में ये सारी चीजें पिछले लंबे अरसे से हो रही हैं, ना कि अब कोई ताजा ऐसे हालात हैं। क्योंकि ये पूर्व से ही जो पहले जिस प्रकार से राजनीति होती थी, धर्म पर बांटकर और हमारे लोगों को मुद्दों से भड़का दिया जाता था, निश्चित तौर पर ये लंबे अरसे से ऐसी राजनीति होती आ रही है। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस राजनीति का अंत भी होगा, क्योंकि लोग लगातार अब जागरूक हो रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि बार बार हम अपनी कास्ट पर बटके रह जाते हैं। हर स्टेट के अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं कास्ट को लेके, कोई कहीं पाटीदार है, कहीं अपना अलग जाति है, हरियाणा में जाट है, नॉन जाट है, तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें निकल के आ रही हैं। मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स बना हुआ, बिल्कुल समय की थोड़ा सा कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से लगातार मतदान जारी है, वोटिंग प्रतिशत लगातार आपको बता रहे हैं। फिलहाल अभी इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।